हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग ने पार्ट 21 पार्ट हो गए हम लोग के इसके। तो जो कि 210 क्वेश्चन हुए 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे का स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे एक बार उसका रिविज़न कर लेते हैं जल्दी से। पहला 201 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को आरंभ की गई थी। ठीक है। सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा राइतु बंधु योजना के रूप में से लागू किया गया था। बाद में ये लेकिन तेलंगाना में था राइतु बंधु, और बाद में पूरे भारत में इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में आरंभ किया जाता है 24 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने इस योजना को राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा करी थी। ओके। और आरंभ 24 फरवरी 2019 को हो जाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है कि 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता दी जाती है। 2,000 करके दिया जाता है। कैसे किसानों को, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। तो 18 जून 2001 को यूपी में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। ओके। देखिए जल्दी जल्दी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसका शुरुआत हुआ था। ओके। इसकी जो थीम थी स्वस्थ धरा और खेत हरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस शहर का प्रवर्ती रूप है, किस योजना का प्रवर्ती रूप है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है 2005 में शुरू हुई थी। ओके। और ये जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। तो राजीव गांधी वाली कब 2005 में, और बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा के जनक किसे कहा गया। तो प्रोफेसर VM दांडेकर को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 13 जनवरी 2016 को की गई थी। आगे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 22 जून 1999 को, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, वहीं पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो 22 जून 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है कब आरंभ किया गया था। तो 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य व मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है। तो कार्य जो है धारा 15, और जो मत का उल्लेख है धारा 16 में। ठीक है। और धारा 15 का की बात करें तो ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना को तैयार करेगा। कब, 15 का के तहत। और धारा 16 का के तहत ग्राम पंचायत को धारा 16 का के तहत अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार है। ओके। तो 210 नंबर क्वेश्चन था, पंचायत को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश किसने की थी। तो अशोक मेहता समिति ने की थी। 1977 में इसका गठन होता है। कुल सदस्य 13 थे तब। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ओके। तो ये पिछले सेक्शन के क्वेश्चन थे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, 211 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का। पंचायत के सभी संस्थान पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। पंचायत के जो सभी स्थान है, बोला गया पंचायत क्षेत्र में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उससे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए पंचायत की जो संरचना है, आपको पता है पंचायत की संरचना 243C में है, या 243 गा बोले। ठीक है। तो उसी में ये उसी का जो उपखंड 2 है, ठीक है, 243 ग का उपखंड 2 जो है उसमें पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, ध्यान रखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ओके। तो ग का 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन 212 नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो अब भाई पंचायत की संरचना किसमें 243 सी है, तो इतना तो है कि 243 सी या 243 गा बोलो, ये तो होगा। अब उसका कौन सा उपखंड है ये आपको पता होना। 243 गा का 3 घ तो राज्य विधानमंडल, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत में प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध कर सकती है। कौन कर सकता है? राज्य विधान मंडल कर सकती है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायत हो चाहे जिला स्तर की पंचायत में प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध कर सकती है राज्य विधान मंडल। अब थोड़ा सा इसका और डिटेल देख लेते हैं। भाई ये तो 3 घ का है, ए बी 3A 3B 3C में क्या बोला गया है? तो किसी विधानमंडल कर सकती है उपबंध, तो वही किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा निम्नलिखित के प्रतिनिधि की व्यवस्था कर सकती है। तो किसकी किसकी? 243C का जो 3A है, उपखंड 3A, उसमें ग्राम स्तर पे पंचायतों के अध्यक्षों की, मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों की या मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का अभाव वाले राज्यों की स्थिति में जिला स्तर पे पंचायतों का। तो किसी राज्य का जो विधानमंडल है कानून द्वारा ग्राम स्तर पे पंचायतों के अध्यक्षों का, मध्यवर्ती स्तर पंचायतों की, मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के अभाव वाले राज्यों में जिला स्तर पे पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर सकती है वो बंद। ठीक है, तो 243C का ये 3A है। फिर इसमें सी का ही 3B क्या है? यदि मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के अध्यक्ष है तो जिला स्तर पे पंचायतों में, अगर मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों के अध्यक्ष हैं तो क्या बोला गया है कि जिला स्तर पे जो पंचायतों में वो क्या करेगी? विधानमंडल जो है उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। 3C में बोला गया है लोकसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा, ध्यान रखिए अभी जो 3 घा था उसमें राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों की बात कर रहा था, और जो 3C है उसमें लोकसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों की बात कर रहा है, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ग्राम स्तर से भिन्न किसी अन्य स्तर पर पूर्णता या आंशिक रूप से पंचायत क्षेत्र का गठन करते हैं, ऐसी पंचायत में वो प्रतिनिधित्व कर सकती है विधानमंडल। ओके, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों का पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो पंचायत के अध्यक्ष हैं या उसके जो सदस्य हैं, पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो है तो 243 का ग या 243 का सी, लेकिन उसका 4, 243 ग का 4। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 214 नंबर का, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पे किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? मध्यवर्ती स्तर पे बोले या जिला स्तर पे बोले, किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया? अध्यक्ष का बोल रहा है, तो उसके निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके द्वारा अपने में से ही किया जाता है। ये 243 ग का 5 ख बोलता है, 5 ख बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य रहेगा, मतलब एक सही रहेगा। किसी अनुच्छेद में ये प्रावधान, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि जो प्रादेशिक क्षेत्र उसकी जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य रहेगा। 243 ग का 1 है। ठीक है, सारे आर्टिकल 243C से ही रिलेटेड है, पंचायतों की संरचना से ही रिलेटेड है, बस उसके ये उपखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थिति से 5,40,00,000 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया था? तो 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 6,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई थी। तो ये तिथि याद रखनी, 15 अगस्त 1949। कितनी? 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। पंचायत अदालतें उस समय कितनी? 6,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा पंचायत के उपबंध का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है ये बोल रहा है संघ राज्य क्षेत्र में। 243 का एल बोले या 243 ठ बोले, बात वही है। तो 243 एल या 243 ठ, इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वैसे भी पेपर तो दोनों में होगा। 243 एल। ओके, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 243 में जितने भी आर्टिकल हैं 243 से 243 ओ तक,
तो आपको पता है कि 243 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में, 243 बी की बात करें तो पंचायतों के गठन के बारे में, सी में पंचायतों की संरचना के बारे में, डी जो सीटों का आरक्षण है उसके बारे में, ई में कार्यकाल है, अवधि, पंचायतों की अवधि, एफ से क्या होता है फेलियर, तो 243 एफ में जो सदस्यता है उसकी अयोग्यता के बारे में है। फिर एफ के बाद जी आता है, उसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। 243 एच में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां, उनकी निधियां दी हुई हैं। एच में कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां दी हुई हैं। आई तो सभी को पता होगा क्योंकि इतनी बार वित्त वाला अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जी में पंचायतों की लेखाओं की लेखा परीक्षा, पंचायतों की लेखाओं की लेखा परीक्षा। 243 के में पंचायतों के लिए चुनाव। 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, और एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, और 243 एम है जो ऐसे भाग कुछ क्षेत्रों पे लागू ना होना, इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जो एम है। और एन बोलता है विद्यमान कानून जो है उसे पंचायतों का जारी रहना, विद्यमान कानूनों पंचायतों का जारी रहना एन में है। और 243 ओ की बात करें तो चुनावी मामले या न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को निषेध करता है। कौन सा ओ? या ऐसे बोले निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित है 243 ओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आते हैं। पंचायत समिति की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायत में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है? तो जिला परिषद पंचायत समिति की मदद से सभी ग्राम पंचायत के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है। जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था का सबसे ऊपर का स्तर है। यह जिला स्तर पर विकास योजना बनाता है और ग्राम पंचायतों पंचायत समिति का मार्गदर्शन करती है। जिला परिषद राज्य केंद्र के विकास गतिविधियों कल्याणकारी योजना को लागू करता है। जिला परिषद को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो ये तो आप स्वाभाविक मतलब नॉर्मल सट है। बस आपको ध्यान रखना है कि पंचायत समिति की सहायता से कौन सा भी ग्राम पंचायत में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है, तो जिला परिषद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को लेकर कितनी स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है? तो उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को लेकर 7 जो हैं वो आपकी समितियां हैं। तो वो 7 स्थायी समितियां कौन कौन सी? सामान्य स्थायी समिति हो गई, वित्त अंकेक्षण और योजना समिति हो गई, उत्पादन समिति हो गई, सामाजिक न्याय समिति हो गई, शिक्षा समिति हो गई, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता समिति हो गई, लोक कार्य समिति हो गई। प्रत्येक समिति में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य होते हैं। इनमें से अध्यक्ष भी होते हैं। हर समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होती है। सामाजिक न्याय समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का होता है। तो उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को लेकर 7 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। सामान्य स्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण और योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक कार्य समिति। प्रत्येक समिति में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य होते हैं। इनमें से अध्यक्ष भी होता है। हर समिति में कम से कम कितनी? एक महिला सदस्य होती है। सामाजिक न्याय समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसको मैंने सर्च किया था तो उसमें यही दिखा रहा था कि ये जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा और अंकेक्षण पूरा होने के 1 महीने के भीतर जिला परिषद को अंकेक्षण टिप्पणी भेजी जाएगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था इसमें, इस वजह से मैंने उसको सर्च करके देखा तो यही दिखा रहा था कि जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसका जो प्राधिकारी है उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। चलिए आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं 221 नंबर का। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? तो वो आपके थे केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज्यों के सशक्तिकरण हेतु जुलाई से दिसंबर 2000 के बीच पंचायती राज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में कुल 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। ओके, चलिए इतना ही रखते हैं।